प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन इकराम, तेलंगाना में बच्चों की सूरत हाल ये है कि वो ना स्कूल ही जा पा रहे हैं, ना उनके पेरेंट्स फ़ीस देने के मौक़िफ़ में हैं। इसके बावजूद स्कूल के ज़िम्मेदारान औलियाए तलबा से पूरी पूरी स्कूल फ़ीस वसूल कर रहे हैं। लाखों बच्चे, लाखों औलियाए तलबा फ़िक्रमंद हैं। हुकूमत की जानिब से कोई जो है कोई ठोस इक़दामात नहीं किए गए, सिर्फ लिप सर्विस हो रही है, जिसकी वजह से स्कूल्स में फ़ीस वसूली का सिलसिला जारी है। और अगर कोई फ़ीस दे पा रहा है तो वो तालीम कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज़ उसे ब्रेक लेना पड़ेगा। तो ये कैसा है मामला? होना क्या चाहिए था, हो क्या रहा है? तालीम एक बहुत ही नोबल प्रोफ़ेशन है, जिस तरह से मेडिकल प्रोफ़ेशन है। तो नोबल प्रोफ़ेशन को एक तिजारत की शक्ल दे दी गई, एक व्यापार बन गया हो गया है, जिसकी वजह से आगे जो बच्चों का मुस्तक़बिल होने वाला है, इस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तेलंगाना में बच्चों की सूरत हाल क्या है? स्कूल के जो ज़िम्मेदारान हैं, वो किस मौक़िफ़ में हैं? इस ताल्लुक़ से हम आज गुफ्तगू करेंगे तेलंगाना पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर चाइल्ड राइट्स एंड सेफ्टी व सकीना फाउंडेशन के बानी व सदर जनाब मोहम्मद आसिफ हुसैन सोहेल साहब से। आसिफ हुसैन सोहेल साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। शुक्रिया, आप हमारी आवाज़ आवाम तक पहुंचाने के लिए तेलंगाना पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर चाइल्ड राइट सेफ्टी और सकीना फाउंडेशन की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जी नाज़रीन, मैं ये भी बताता चलूँ, आसिफ हुसैन सोहेल साहब पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। इनका दायरा कार बड़ा वसी है। तो मुझे उम्मीद है इनकी काविशों से बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को ज़रूर इफ़ाक़ा होगा। अब देखना यह है कि किस तरह से ये प्रोसीड होता है। आसिफ साहब, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, ये जो चाइल्ड राइट्स और सेफ्टी का आपने जो इदारा कायम किया है, ये कब कायम किया है और इसकी वजह क्यों, क्या महसूस किया आपने? देखिए, ये लगभग 6 से 7 साल पहले हमने ये तंजीम शुरू की है। तेलंगाना पेरेंट्स एसोसिएशन फॉर चाइल्ड राइट सेफ्टी, ये हमारे सकीना फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव है। इसलिए शुरू किया गया है। आप कई स्कूल्स में, कई मुख्तलिफ एरियाज में बच्चों के साथ ज़्यादती हो रहे थे, चाहे वो फिज़िकल अब्यूज़ हो, मेंटल अब्यूज़ हो। और काफ़ी, जैसा मैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में काम किया हूँ, 21 स्टेटों में इंडिया के, मैं देखता था कि कई जगहों पे हम जब जाते थे, कई मतलब इश्यूज़ को आते, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा था, हुकूमत की तरफ से भी और लोकल पॉलिटिक्स की तरफ से। तो एक लाइक माइंडेड लोग सब मिलकर हम लोग ने ये चीज़ को सोचा कि ये चीज़ को कैसा शक्ल दे। तो एक तेलंगाना पेरेंट्स की शक्ल में ये एक तंजीम शुरू की, जिसमें हम चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड सेफ्टी के ऊपर काम करते हैं, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स भी करते हैं, प्रोग्राम्स भी होते हैं, और बच्चों के मुतालिक जो जो इश्यूज़ है उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं। उसके साथ पेरेंट्स का भी जो कंसर्न होता है, पेरेंट्स के इश्यूज़ है, इसको भी एड्रेस करते हुए तंजीम हम लोग ने शुरू की है। जी, जी। तो अब मौजूदा सूरत हाल, 7 साल मेरे ख़्याल से आपने तेलंगाना फॉर्मेशन के लगभग आसपास ही शुरू किया था ये? जी हाँ। तो जो प्रॉमिस किया गया था बंगारू तेलंगाना, यानी कि सुनहरा तेलंगाना बनाने का, तो क्या एजुकेशन पे ऐसा कुछ किया गया है हुकूमत की जानिब से जो सुनहरा तेलंगाना तश्कील देने में कामयाब हो सकता है? देखिए, मेरी नज़र में तो आज एजुकेशन, जैसा आपने बताया, एक नोबल प्रोफ़ेशन था या नोबल चीज़ है, मगर उसको एक कमर्शियलाइज़ेशन में तब्दील हो चुका है आज तालीम को। आज मुल्क को अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो सिर्फ़ तालीम की ज़रूरत है, और मुल्क में कुछ तब्दीली आ सकती है तो तालीम ला सकती है, मगर लोग को तालीम हासिल नहीं हो रही है। इसकी वजह ये है कि बढ़ती फीसेस, महंगाई, काफ़ी चीज़ें से। तो हमारे जहाँ से हम कंटिन्यू बुक्स लोगों को देते हैं स्लम्स एरियाज़ में। मैंने खुद अपने करीब 1100 के ऊपर बच्चों को अडॉप्ट किया है हम लोग, वो लोग की तालीम का खर्चा भी हम उठाते हैं। बट इससे हटके हमने देखा है कि कई स्कूल्स में अब बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं और फीस भर नहीं सकते हैं, मगर आज इदारे क्या है, मैं एक बजट स्कूल्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, उनकी एक फीस भी स्ट्रक्चर उनका कम है, बट कई स्कूल्स, हजारों स्कूल्स है हमारे पास, जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहने के बाद भी आज एक स्कूल की शक्ल में चल रहा है। उसमें कई
खामियां हैं। हमने गवर्नमेंट को ये चीज के बारे में टाइम टू टाइम ये चीज के बारे में हम बताते जाते रहते हैं। कई स्कूल से हम भी राब्ता रखते हैं, कई स्कूल हमारी मदद लेते हैं कि स्कूल का सेफ्टी कैसा लेकर आए बच्चों के लिए, और आगे तालीम को कैसा एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें। उसके लिए हम मुख्तलिफ हमारी टीम है, कई हमारे पास काउंसलर्स हैं, कई लोग हैं हमारे पास जो हमारी टीम में, वो लोग सब मिलके एक काम कर रहे हैं लोगों की मदद के लिए। पर मैं देखता हूँ कि जब स्लम्स एरियाज में मैं जाता हूँ, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, पैसे नहीं है उनके पास। हमारे पास इतने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हमने बार बार बोला है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को अपग्रेड करें। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास तेलंगाना में गवर्नमेंट स्कूल्स का, अगर वो डेवलप हो गया तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बच्चे प्राइवेट को अडॉप्ट करेंगे। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर रहने के बाद मगर आप अंदर जब जाके देखते हैं तो इतनी मतलब बेकार हालत के अंदर वॉशरूम्स होते हैं, उसका छत नहीं होता है, डोर्स नहीं होता है, बच्चे बच्चियां जो सो वॉशरूम जा नहीं सकते हैं। ठीक है, काफी इश्यूज आए, हमने देखा है ना कि भाई कई मॉलेस्टेशन केसेस है। उसको लेते ही ये तंजीम हमने शुरू की है शहर में। कई पर ये कुछ इश्यूज आए थे बच्चों को लेके, सेक्सुअल अब्यूज के लेके, फिजिकल अब्यूज के, उसके बाद ही हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। ठीक है, आपने अपने दौरान गुफ्तगू कहा कि बजट स्कूल्स क्या होते हैं, सालाना फीस उसका रेंज क्या होता है? बजट स्कूल देखिए सालाना उनका 10,000 से 20,000 के अंदर होता है, ईयरली फीस। ठीक है, उसमें गरीब तुलबा भी पढ़ते हैं। ठीक है, बजट स्कूल्स में कई लोग थोड़ा फ्री एजुकेशन, जो हमारा राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है उसको आज तक इम्प्लीमेंट किया नहीं गया। मैं आई वाज द पार्ट ऑफ दैट बिल, जब ड्राफ्ट हुई थी उसमें मैं काम किया उस चीज के ऊपर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ बातों में। हिंदुस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक अमेंड एक्ट है ये राइट टू एजुकेशन, जिसमें कंपलसरी एजुकेशन कुछ परसेंटेज जो हर क्लास में स्कूल में देना है, पर कोई स्कूल इसको अडॉप्ट नहीं किया। आज गवर्नमेंट कई स्कूल्स में, दिल्ली को आप देखते हैं, मेरी नजर में सब में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तालीम का है तो दिल्ली है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जो गवर्नमेंट स्कूल्स को जो लोग ने प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाकर एक मिसाल कायम की है दिल्ली गवर्नमेंट ने। ठीक है, ठीक है। तो अब ये बजट स्कूल का आपने जिक्र किया है, सालाना 10,000 था 20,000, हो सकता है उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उतना भी देने से कासिर हों लॉकडाउन के चलते, क्योंकि पूरा बिजनेस या फिर रोज़मर्रा का कारोबार है ये सब ठप हो जाने की वजह से महीनों जो है आमदनी रुक गई थी। तो ऐसे में ये लोग को भी प्रॉब्लम आया होगा, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमने कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन लास्ट लॉकडाउन में भी दिया है, और कई स्कूल से रिक्वेस्ट करने के बाद कोई 30%, कोई 40% कंसेशन किया है। देखिए, आज तो परेशान है, एक दूसरे की परेशानी को समझे और आगे बढ़े और मदद करे। आज लोगों के पास पैसे नहीं है देने के। लोग, मैंने तो इतने, हमारा जो ग्रीवेंस सेल है और हमारा एक हेल्पलाइन नंबर चलता है, कई हमारे को मतलब कंप्लेंट्स आते हैं, लोगों ने उसके लिए अपने रहन रखाए हैं, और लोन लेकर जो सो क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्कूल्स की फीस पी गई है। जबकि देखिए, कोई स्कूल के खिलाफ नहीं हूँ, मैं हक की बात कर रहा हूँ। जब फिजिकल एजुकेशन थी तो किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई कि फीस कम करें, कि वो तो अभी तक फीस रेगुलेटरी एक्ट के बारे में पेंडिंग पड़ा है, कोई इसके ऊपर डिसीजन नहीं है। जो मनमानी में स्कूल्स अपना चला रहे हैं, फीसेस अपने हिसाब से रख रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव काम करे, एक कैप लेकर आए। बट जियो 46 का कई स्कूल्स ने वायलेशन किया है। हमने कई डीओ को भी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन और वजीर तालीम को भी हमने ये चीज के बारे में लेके आए। कई स्कूल्स को नोटिस, एक होता है क्या है, एक आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वो नोटिस देते हैं, उसका फिर मेमो इशू होता है, बस बात खत्म हो जाती है। एक काम गवर्नमेंट और अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट मिलकर काम कर रहा है। आज वायलेशन इतना हो गया ट्यूशन फीस के बारे में, एक अच्छा इसे गवर्नमेंट ने बेवकूफ बनाया है सबको, ट्यूशन देने के लिए बताया है। ठीक है, ट्यूशन फी का क्लैरिटी आज तक एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं दिया है। मुख्तलिफ लोगों ने आरटीआई फाइल किया है, उसमें कभी कोई क्लैरिटी आती नहीं है। हर कोई अपनी ट्यूशन फी अपने तरीके से बना चुका है, हर स्कूल वो हिसाब से चल रहा है। कोई एक रेगुलेट करे हुए कोई एक्ट नहीं है, और इसके बारे में कोई चीज के बारे में क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि पेरेंट्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वो स्कूल के मैनेजमेंट ने पुलिस कंप्लेंट भी की है। जब माँ बाप अपनी तकलीफ सुनाने में जब बहस होती है, गुफ्तगू होती है, देखिए पेरेंट्स एक स्टेक होल्डर होते हैं स्कूल्स के। स्कूल पेरेंट्स की तरफ से चलता है उनकी फीस भरने से, और एक नॉन प्रॉफिट इदारा होता है। पर आप अगर जब देखते हैं इनके बायलॉज बनाते हैं तो इसमें काफी सारी चीजें लिखते हैं लोग, हम ये मदद करेंगे, वैसा करेंगे, बट अब प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कई इदारे
नॉन प्रॉफिट रहने के बाद भी कमर्शियल स्टैंडर्ड पे चल रहे हैं और एडेड स्कूल्स है तकरीबन। एक तो मजहब के नाम पे चला रहे हैं, मुस्लिम एडेड स्कूल्स है, और मैं हर स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं, आगे बढ़े, मैनेजमेंट भी थोड़ा आगे बढ़े, पेरेंट्स की भी समझे, उनकी भी तकलीफ समझे, एक दोनों मिलके एक हल निकाले। हम हमेशा वही बोलते हैं। ठीक है। तो अब ये जो सिलसिला चल पड़ा है कि स्कूल वाले पैसे तो पूरे मांग रहे हैं, किसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर रहे या ना रहे, ऑनलाइन क्लासेस थोप दी जा रही है, तो ये बच्चे तालीम हासिल करेंगे या खाली पैसे देके घर बैठ जाना है? इसमें एक तो देखिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खत्म हो गया, क्यों? तो एक पिछले साल एक नया था, लोगों के लिए कोई समझा नहीं था वबा के बारे में, ऐसा होगा आगे बढ़ के। बट उसमें ये चीज को समझने के बाद एक चीज ये आई है समझ में कि फीसेस को लेते हुए अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर बढ़ेगा तो कुछ काम बन सकेगा उसके ऊपर। अगर टीचर्स को भी ट्रेन होना है उसी के ऊपर, वो भी नहीं हो रहे हैं, बट फीस के लिए कंटिन्यू प्रेशर किया जा रहा है, नॉन स्टॉप जो फीस को प्रेशराइजेशन करते जा रहे हैं। जियो 46 का आपने जिक्र किया है, जरा जियो 46 के ताल्लुक से थोड़ा बोलिए। लॉकडाउन के चलते एक जियो पास किया गया था, मुख्तलिफ इदारों ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, हमारे जानिब से काफी कंटिन्यूसली रिप्रेजेंटेशन देने के बाद गवर्नमेंट ने एक जियो 46 पास किया। उसमें फीस रेगुलेशंस के बारे में, स्कूल्स के बारे में कुछ सारा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया, जिसमें ट्यूशन फीस का मैंने आपको जैसा पहले भी बताया, ट्यूशन फीस लेना है सिर्फ, ट्यूशन फीस कितने % होती है टोटल फीस का, वो क्लैरिटी अभी तक नहीं है। तो माँ बाप को स्कूल मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि हम ट्यूशन फीस ही ले रहे हैं, जो पहले जो फीस ले रहे थे आज भी वही ले रहे हैं, बट मंथली बेसिस ले रहे हैं। वही बता रहे हैं फीस कर रहे हैं क्या, बढ़ा के आपको हम डिस्काउंट दे रहे हैं, आप एक बार देंगे तो ये कंसेशन है। तो माँ बाप परेशान है इसको लेके। गवर्नमेंट होता ये है कुछ स्कूल्स में फी का आइटमाइजेशन होता है, ट्यूशन फी इतनी, लाइब्रेरी फी इतनी, लेबोरेटरी फी इतनी, ये इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन फी इतनी, ये अलग अलग सेपरेट से जो मेंशन करते हैं वो क्लैरिटी है। वहाँ पे अगर आप कहेंगे कि भाई ट्यूशन फी 1000 रुपीज़ थी तो आप 1000 रुपीज़ लेंगे, बाकी दीगर ना लेबोरेटरी इस्तेमाल हो रही है ना लाइब्रेरी इस्तेमाल हो रही है, तो उसको जो है रोक सकते हैं। तो स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, रसीद, टोटल लमसम की रसीद बना रहे हैं, तो उसमें कोई ये कह नहीं सकता कि इसमें ट्यूशन फी कितनी है। तो हुकूमत को चाहिए कि स्कूल वाले रसीद ऐसी छपाएं कि इसमें हर चीज़ अलग अलग मेंशन हो। क्या ऐसी कोई हिदायत है हुकूमत की जानिब से? मैं आपको बोला ना, यही चीज के ऊपर जो फीस रेगुलेशन का जो एक पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोर्ट में केस भी पेंडिंग, और उस वजह से ये मनमानी चल रही है। ठीक है, कॉर्पोरेट स्कूल्स पहले डिस्क्रिप्शन देते थे कि ये लैब की है, ये आपकी स्पोर्ट्स की है, ट्रांसपोर्टेशन है, फूड है, सबके बारे में ये डिस्क्रिप्शन, बट जैसा कि ये जो जियो 46 आते ये लोग ने सारे फीस को ट्यूशन फीस में बदल दी। पेरेंट्स की लड़ाई यही है कि भाई आप फिजिकल स्कूल नहीं चला रहे हैं, ठीक है, तो आप ऑनलाइन के लिए एक अलग फीस का सिस्टम रखें। ठीक है, स्कूल्स के भी अखराजात है, हम समझ सकते हैं, कई टीचर्स जुड़े हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ भी जुड़ा है। ठीक है, आज तकलीफ है तो दोनों उसको बेयर करें। मेरा बोलना ये है कि एक पर क्यों बर्डन डाला जा रहा है, एक माँ बाप पे बर्डन हो रहा है। जब हम माँ बाप की बात करते हैं तो टीचर्स को बुरा दिखता है, जब स्कूल्स की बात करते हैं तो माँ बाप को, पेरेंट्स को वो नहीं समझ में आ रही है बात। तो इसमें देखिए ये एक आग मुछली का खेल चलते रह रहा, कभी खत्म होने वाला नहीं है। कई तंजीम आगे बढ़ेंगे, कई समाजी कारकुन इसके ऊपर लड़ेंगे, कई डिबेट होंगे, पर इसको गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर एक कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन लाए। आप फीस रेगुलेशन एक्ट जो है उसको आज भी पेंडिंग रखा गया है। स्कूल्स को अपनी कितनी फीस है, वो फीस, ट्यूशन फी लेना है, और एक देखिए जब ये इदारा कायम होता है तो एक पूरा एक अपना एक एफिडेविट जमा किया जाता है, जिसमें राइट एजुकेशन में भी एक फ्री बच्चों को पढ़ाने के लिए भी ये अंडरटेकिंग देते हैं। फीस के बारे में कोई हर चीज का वायलेशन है। ये कंटेम्प्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी कंटेम्प्ट है, अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट का भी कंटेम्प्ट है, पर कोई आगे ये समाजी कारकुन कोई आगे इसको लेके नहीं जा सकेगा। गवर्नमेंट को इसको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब आपका इदारा इस सिमत में क्या कोशिश कर रहा है कि ये सारे मामलात में क्लैरिटी आए और एक्सप्लॉयटेशन का सिलसिला बंद हो? ठीक है, हमारे पास से मैं बताया ना कि लास्ट टाइम भी ये चीज को हम NCPCR दिल्ली
से केस रजिस्टर किया है हमने गवर्नमेंट के ऊपर। उसके बाद ये जियो 46 को बाहर निकाला गया है गवर्नमेंट का, ठीक है। और आगे भी हम अब ये फीस जैसा अभी हम ऑनलाइन फिजिकल स्कूल्स के लिए भी एक मुहिम स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने एक सर्वे करवाया था, जिसमें 20,000 से ऊपर तक लोगों ने गूगल फॉर्म कंसेंट दिया है कि हम 97% लोग ने दिया है कि हम बच्चों को स्कूल्स को नहीं बेचेंगे जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा, ठीक है। एक तो क्लैरिटी नहीं थी कि टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ वैक्सीनेटेड हुआ या नहीं है, ठीक है। आज हालात अभी क्यों, तो हम हर दिन ये वबा के ऊपर हम काम कर रहे हैं ऑक्सीजन और वैक्सीनेशन के लिए। वो करीबी मैं देख रहा हूँ कितने कई लोगों की मैंने मौतें देखी है इसको लेते, तो उसको लेकर हमने एक करा था, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिया। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ चीफ मिनिस्टर का और एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि ये फिजिकल क्लासेस को बंद कर ऑनलाइन लेकर आए। बट इसी के साथ हमने फीस के लिए भी एक बताया था कि भाई फीस के ऊपर आप एक कोई परसेंटेज फिक्स करें, या नहीं तो आप एक फीस रेगुलेटरी एक्ट जो है उसको कंटिन्यू करें। तो माँ बाप को एक तो फोनों का बर्डन हो गया, हर एक घर में 4 बच्चे हैं, तो उनको देखिए 10,000 के नीचे फोन नहीं है। एक सालाना 40,000 का ये हो गया, इंटरनेट के पैसे अलग हो रहे हैं, इसके पैसे और मामूली नॉर्मल इंटरनेट काम नहीं करेगा, उसे ब्रॉडबैंड होना पड़ेगा। यही बोल रहा हूँ कि आप कंसेशन मत पूछिए, इसको रीएम्बर्स करने के लिए पूछो, बोल रहा हूँ मैं। पेरेंट्स की अपील यही कर रहा हूँ कि भाई आप अपने गैजेट्स को रीएम्बर्स करवाए, उनको बिल बताएं, ठीक है। फिजिकल स्कूल में आप जब होता तो इतने टीचर्स पढ़ाते थे और इतनी फीस, आज आप ऑनलाइन करने हैं, उसके लिए हम जो फोन खरीदे हैं, टैब है या लैपटॉप जो भी है, उसका रीएम्बर्स कौन कराए आप लोग जाके। आप लोग क्या है, जाकर वो लोग को बोल रहे हैं डिस्काउंट दो, वो लोग नहीं देंगे। गवर्नमेंट के वो तो है ही नहीं डिस्काउंट देने का, कहीं लिखा नहीं है कि आपको कंसेशन दे। जब तक कोई गवर्नमेंट के कोई मजबूत कोई ऑर्डर्स आए, आप ये आपका हक है, आप जैसा जो कंज्यूमर और कस्टमर के बीच में चल रहा है, ठीक है। आप जब आपके गैजेट्स का रीएम्बर्स करवाएंगे तो ये लोग को समझ में आएगा। आप लोग उसी चीज में हर पेरेंट्स को अपील कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे सुझाव है आपके। एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आपका दायरेकार स्कूल्स तक ही महदूद है या फिर जूनियर व डिग्री कॉलेज तक भी आप इस काम को करते हैं? हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो दायरे का नाम है तेलंगाना पेरेंट्स एसोसिएशन, ठीक है। पेरेंट्स सारे ये जूनियर कॉलेज डिग्री हर कोई आता है, हमारे पास हजारों की तादाद में लोग इसके मेंबर बने हैं हमारे पास। थ्रू आउट द पैन तेलंगाना में हमारा ये मूवमेंट, एक हैदराबाद पूरे तेलंगाना के अंदर ये काम कर रहे हैं हमारा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो कुछ शिकायत वसूल हुई है, जूनियर व डिग्री कॉलेजेस में भी पूरी फीस वसूल की जा रही है, जबकि साल भर एक क्लास भी नहीं हुई है। ठीक है, मैं आपको बताया ना, जब तक ये एक गवर्नमेंट आगे कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करेगा, ये आप खत्म होने वाला नहीं। कई इदारे हैं, मैं किसी का वो नहीं बोल रहा हूँ, एक आप एज एक एमएस का अगर आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, एमएस एजुकेशन का, उन्होंने अपने से 40% 50% स्ट्रेट अवे बोल दिया कि आपको कम कर देंगे आप फीस के लिए। उनको दबाव नहीं था, और कई लोगों को ये लोग ने फ्री एजुकेशन भी दे रहे हैं, जो इस वबा से मरे हैं लोग, वो लोग। तो ऐसे कई इदारे आगे बढ़े, एक इंसानियत का आज एक हमें एजुकेशन को लेके एक एग्जाम्पल सेट किया जाए। एमएस एजुकेशन ने एक तारीखी काम किया है, जिसमें ये कोरोना से जितने लोग की डेथ हुई है वो लोग को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। नावल की उसके साथ हर किसी को 40% के करीब आई थिंक जो से ये लोग ने डिस्काउंट ऑफर किया। एक मिसाली खिदमत है, हर इदारा ये लोग को एक इंस्पिरेशन की तरह ले आगे बढ़े। मैं यही बोल रहा हूँ कि आज तकलीफ में है, ये तकलीफ खत्म हो जाएगी। ये तकलीफ कुछ आप पैसों के लिए इतने सालों का जो रिश्ता है पेरेंट से, एक स्टेक होल्डर से, आप खत्म मत करिए। ये वबा खत्म होगी, आगे भी स्कूल चलेंगे, पर आप एक पेरेंट से एक उनका ये तकलीफ में पीछे हटाकर वो लोग से रिश्ता खत्म कर आपके तालीमी इदारे को और आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, आपका इदारा चलेगा कैसा। मैं दर्दमंदाना अपील कर रहा हूँ सारे तालीमी इदारों से, आज तकलीफ को समझे, आप माँ बाप की तकलीफ को समझे। आप भी माँ बाप है, मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। आप एक दूसरे का साथ दे, और पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है, आप इदारों से बात करें, आगे जाकर अपनी तकलीफ को बताएं कि आप ये फीस क्यों नहीं भर सकते, क्या वजूहत है। वो लोग से बात करें, अपनी तकलीफ को रखें, एक कंस्ट्रक्टिव, एक दोनों मिलकर एक अंडरस्टैंडिंग पर आए,
कि वो इदारे भी चलना ज़रूरी है और माँ बाप की तकलीफ को भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। मैं अपील कर रहा हूँ सारे इदारों से, लोगों की तकलीफ को समझे और ये तालीम को यहाँ पर कुछ चंद पैसों के लिए ख़त्म मत करें। ये तालीम से हम एक हिंदुस्तान ना बल्कि सारी दुनिया का एक मुस्तकबिल को हम रोक रहे हैं कुछ पैसों के लिए। आप लोग समझिए दर्द को और लोगों की लिए जैसा काम करते आए हैं आगे भी वैसे ही काम करते रहें। ठीक है, ठीक है। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। आपने काफ़ी जो है मुफीद मालूमात पहुंचाई है। ख़ास तौर पे जो एमएस एजुकेशन सेंटर के जो मिसाल दी है आपने, वो मिसाल सारे स्कूल कॉलेजेस वालों को अपनाना चाहिए ताकि बच्चे पढ़ भी सकें और आपका नुकसान भी ना हो। और ऐसे इदारे जो इस चीज़ में यकीन नहीं रखते, उनके लिए हुकूमत चाहे तो ठोस इकदामात कर सकती है ताकि एक एक फिक्स्ड फ्रेमवर्क हो जिसके तहत स्कूल्स कॉलेजेस चले और किसी पेरेंट्स को, किसी जो है तालिब इल्म को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आपका बेहद शुक्रिया BBN चैनल में हमसे बात करने का। तो नाज़रीन, ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।